नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और क्या क्या है पृथ्वी के अंदर, कैसे हमको जानकारी प्राप्त होगी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर की वास्तविक स्थिति जो है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। और उस मुश्किल से काम को कैसे आज हम कर पाए हैं, कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने उसके बारे में पता लगाया, आइए हम जानते हैं। पृथ्वी के विषय में सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हमको पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के विषय में हम 3 तरह के स्रोतों पर निर्भर हैं। पहला जो स्रोत है, अगर हम स्रोत की बात करें तो पृथ्वी के जानकारी के 3 स्रोत हैं। पहला अप्रत्यक्ष, दूसरा सिद्धांत, पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा है प्रत्यक्ष। हम इन तीनों के माध्यम से हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे है पृथ्वी की अंदर की संरचना, कैसी है पृथ्वी के अंदर की बनावट, उसके विषय में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसके बारे में। अप्रत्यक्ष को अप्राकृतिक भी कहते हैं, आर्टिफिशियल है। ये गणना के माध्यम से ज्ञात किया गया है। पृथ्वी के अंदर कोई देख नहीं पाया है। पृथ्वी के अंदर अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक है। विभिन्न खदानों के माध्यम से, कोयले की खदान है, और 12 किलोमीटर तक जो है वो तेल कुएं के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, और 4 से 6 किलोमीटर कोयले की खदानों से। इन दो के माध्यम से तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं कि कैसी है पृथ्वी के अंदर की संरचना, क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे दबाव बढ़ रहा है, क्या है वो हम सब अभी जानते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके में सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं दबाव की या दाब की, फिर हम बात करते हैं तापमान की। घनत्व, दबाव, तापमान। पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो मेंटल में पाते हैं, मेंटल का जो घनत्व है वह लगभग 4 से 5, और जैसे ही कोर में जाते हैं तो वही घनत्व 10 से 13 के करीब हो जाता है। ये अनुमान है, ये आंकड़े हैं। और जो पृथ्वी का संपूर्ण जो घनत्व है, औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये कैसे गणना की गई, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी, जब कोयले की खदानों में हम पाते हैं कि ऊपरी वाली जो चट्टानें हैं उनका घनत्व देखा गया, और नीचे जब खुदाई करने के पश्चात जो चट्टानें मिली उनका घनत्व देखा गया। तो उससे ये आंकड़े अनुमान लगाए गए कि अगर ऊपरी का इतना है तो उससे थोड़ा सा यहाँ बढ़ा है, तो यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 है, 6371 किलोमीटर। तो पृथ्वी के 6371 किलोमीटर यानी कि केंद्र पे कितना घनत्व होगा, तो उसका ये एक छोटा, मतलब एक आंकड़ा अनुमान लगाया गया वैज्ञानिक आधार पे। उसके बाद में हम देखते हैं दबाव, बात करते हैं दबाव की। दबाव में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जो हम अंदर जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने का एक कारण यह है कि भूपृष्ठ से नीचे जो हम जाते हैं तो वस्तुओं का भार बढ़ता जाता है। जैसे ऊपर मान लो एक वस्तु ये थी, उसके बाद एक ये थी, एक ये थी, तो यहाँ पे जो दबाव होगा वो कम होगा, और उसकी अपेक्षा यहाँ पे जो दबाव होगा अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि अब यहाँ पे एक वस्तु का हम भार उठा रहे थे, और यहाँ पे जब आएंगे तो 2 वस्तुओं का भार उठाएंगे।
तो ऐसे ही पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे 6371 किलोमीटर केंद्र पे जब हम पहुंचेंगे तो पाएंगे कि पूरा जो भार है ठीक, वो एक सेंटर पे जब हम नापेंगे तो भार बहुत अधिक हो जाएगा, और इसी भार की, इसी दबाव की वजह से घनत्व में बढ़ोतरी होती है। जब घनत्व और दबाव में बढ़ोतरी होती है, पृथ्वी के अंदर जाने पे जब बढ़ोतरी होगी तो तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी होती है। और यह देखा गया कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के 6371 किलोमीटर में तो तापमान, अगर इसकी गणना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया जो है वह 100 किलोमीटर तक ही चलती है, 100 किलोमीटर तक ही चलती है। उसके बाद 100 किलोमीटर के बाद में, 100 से 300 किलोमीटर के बाद में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसके बाद में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी होती है प्रति किलोमीटर। उसके बाद में जब देखते हैं 300 के बाद में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा ये अनुमान लगाया गया कि 6371 यानी कि केंद्र पे इसका टेम्परेचर, जो पृथ्वी का टेम्परेचर होगा केंद्र का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये तो थी घनत्व, दबाव, तापमान, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पे, भूपृष्ठ से अंदर जाने पे घनत्व भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। ये तो थे अप्रत्यक्ष तरीके। उसके बाद में हम देखते हैं सिद्धांत। पृथ्वी से संबंधित सिद्धांतों की बात करें तो पहला इसमें आता है ग्रहण सिद्धांत। चैम्बरलिन एवं मॉल्टन ने सन 1905 में यह सिद्धांत दिया। उसके बाद में इसमें पृथ्वी अंदर क्या है या पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इससे संबंधित बताया गया कि 2 तारे थे, 2 तारों के बाद में विस्फोट के बाद में ऐसा करके इसमें बताया गया। तो थोड़ी सी इससे जानकारी मिलती है। और इसी सिद्धांत में इन्होंने कोर, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने ठोस बताया। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत इसमें आता है जेम्स जीन्स का ज्वारीय, जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत। इन्होंने बताया कि 2 तारे थे, एक सूर्य अपनी जगह पे स्थिर था और एक तारा आता है, ठीक, उसकी आकर्षण शक्ति से एक फिलामेंट सूर्य से निकलता है। वो फिलामेंट जैसे जैसे जो जो नज़दीक आता है वो फिलामेंट सिगार की नुमा बढ़ता जाता है, उसके बाद में वो टूट जाता है। वो टूटने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े उसके बनते हैं, जिससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। उसी का एक हिस्सा पृथ्वी है। तो उसमें क्या बताया गया कि ज्वारीय परिकल्पना में अंतरतम जो है, अंतरतम यानी कि पृथ्वी का जो कोर है वह तरल अवस्था में माना गया, तरल अवस्था में माना गया। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक बेसिक जानकारी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में मिलती है, लेकिन अभी तक एक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि क्या होगा पृथ्वी के अंदर। तो हम प्रत्यक्ष उदाहरण पे आते हैं या प्रत्यक्ष स्रोत पे आते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष स्रोत जो है या प्राकृतिक, प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें हम दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। एक पहला तो रहेगा ज्वालामुखी और दूसरा रहेगा भूकंप। तीसरा इसमें उल्का पिंड भी ले सकते हैं। ज्वालामुखी में क्या है? ज्वालामुखी, मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, यह पृथ्वी की सतह है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गारित होता है। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी से विभिन्न पदार्थ निकलते हैं। उन पदार्थों की जब जांच की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि इन पदार्थों में कौन कौन से ये गुण रखते हैं। तो उसके माध्यम से, या क्योंकि जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी के अंदर से ही आता है,
लावा जो है, मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर है, वो आएगा बाहर लावा के रूप में। तो पृथ्वी के अंदर आता, तो जब पृथ्वी के बाहर आएगा तो उससे उसकी जब जांच की जाएगी तो उसमें पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा क्या है, जब ज्वालामुखी यानी कि पहला पदार्थों की जानकारी से, पदार्थों की जानकारी से, दूसरा इसमें पता करेंगे दबाव। दबाव कैसे ज्वालामुखी क्रिया से पता चलेगा, जब ज्वालामुखी उद्गारित होता है या इसमें विस्फोट होता है, तो विस्फोट जब बहुत तेजी से होता है तो इससे दबाव की गणना की जाती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह इतनी तेजी से विस्फोट हुआ, तो यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं दबाव बहुत तेजी से पड़ रहा है। उसके बाद तापमान, अंदर से आए हुए मैग्मा जो बाहर लावा है, लावा के तापमान को देखने के बाद में, लावा के तापमान को पता करने के बाद में यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी तापमान बहुत ज़्यादा है तापमान, तो लावा के तापमान की गणना की जाती है। उसके बाद में इसमें से जो उद्गारित जो पदार्थ निकलते हैं, पदार्थ का मतलब जैसे लावा है, लावा में क्या क्या खासियत जो भी है, जो चट्टानें इनके द्वारा बनती हैं, उनसे पता चलता है कि इनमें कौन कौन सी पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं, इनके घनत्व की गणना की जाती है। तो दबाव, तापमान, चट्टानें, घनत्व, पदार्थों की जानकारी से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके बाद में हम आ जाते हैं भूकंप या भूकंप विज्ञान पे। भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख साक्ष्य है, प्रमुख साक्ष्य है, और कुछ हद तक सटीक जानकारी भी देता है। भूकंप जब भी आता है तो 3 तरीके की वेव्स निकलती हैं, 3 वेव्स निकलती हैं। पहली प्राथमिक, जिसको हम पी वेव्स बोलते हैं। दूसरी द्वितीयक या गौड़, जिसको एस वेव्स बोलते हैं। और तीसरी जो है धरातली, एल वेव्स या लव वेव्स। तो इन तीनों जो तरंगे हैं, जब तीनों तरंगे उत्पन्न होती तो इनकी एक कुछ ना कुछ सबकी विशेषताएं हैं, और इनकी अंदर जब भी ये प्रवाहित होती हैं अंदर से, तो इनकी गति की जानकारी प्राप्त की जाती है, और कब कहाँ पे कैसे इनकी गतियों में बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से, और कौन सी तरंगे लुप्त हो रही हैं, उन सब का एनालिसिस करके यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे तरल है, कहाँ पे, सबकी अपनी अपनी। क्योंकि प्राथमिक जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स जो हैं, पी वेव्स ठोस, तरल, गैस, तीनों माध्यम में चलती हैं। और जो एस तरंगे हैं, एस वेव्स हैं, वो सिर्फ ठोस में चलती हैं, और एल जो वेव्स हैं वो तीनों में चलती हैं, वो भी ठोस, तरल, गैस में चलती हैं। लेकिन जब भी भूकंप आता है तो पृथ्वी के अधिकेंद्र तक या एपिसेंटर तक सिर्फ पी वेव्स ही पहुंचती हैं, एस वेव्स नहीं पहुंचती हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है, जिससे होकर एस वेव्स नहीं गुजर पाती हैं। और धरातली जो तरंगे होती हैं वो धरातल के ऊपर सरफेस पे चलती हैं, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। तो एस वेव्स जब नहीं ऊपर आती हैं तो यह अनुमान कंफर्म कर लिया जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक तरल अवस्था में। दूसरा तरल अवस्था का कारण यह भी है कि ज्वालामुखी जब उद्गारित होता है तो मैग्मा जब ऊपर आता है लावा के रूप में, तो ये उसको देखकर भी यह अनुमान लगता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए यह पृथ्वी है और इसका ये अंतरतम है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया फोकस पे, उसके बाद में यहाँ से तरंगे प्रवाहित हुई, मान लीजिए ये पी वेव्स प्रवाहित हो रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर तरंगे प्रवाहित हो रही हैं उनकी गतियों में बदलाव आ रहा है। गतियों में क्यों बदलाव आ रहा है? गतियों में घनत्व के हिसाब से बदलाव आता है। तो पी वेव्स आ गई,
उसके बाद एस वेव्स भी यहीं पे उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि पी और एस दोनों निकल रही हैं। जहाँ पे ठोस होगा वहाँ पे तो एस वेव आ रही हैं, एस वेव्स। और जब पी वेव्स हैं, ठीक, वो भी गुजर रही हैं, बहुत आराम से गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही पी एस वेव्स हैं, जैसे ही तरल माध्यम में जाती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, वो आगे अपना गुजर नहीं पाती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, सॉरी, जो पी वेव्स हैं वो क्या होता है, वो तरल माध्यम में चल तो पाती हैं लेकिन उनकी गति जो है वो कम हो जाती है और वो अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो जाती हैं। तो उनका मार्ग जो है वो विचलित हो जाती है, उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू कर लेती हैं। ऐसे ही यहाँ पे एस वेव्स आती हैं और अपना मार्ग जो है वो विचलित कर लेती हैं। तो इस हिसाब से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो एस और पी वेव्स हैं, तो एस वेव्स जब ऊपर तक नहीं आती हैं तो उन्होंने अर्थ निकाला इसका कि अंदर कोई ना कोई ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है, और पी जो वेव्स हैं वो विचलित हो रही हैं, यानी कि अंदर तरल अवस्था में है। तो क्या होता है, जब एस वेव्स ये यहाँ पे पी शैडो जोन बनता है, मतलब यहाँ पे पी तरंगे जो हैं वो दिखाई नहीं पड़ती, तो पी छाया क्षेत्र इसको बोलते हैं, पी छाया क्षेत्र। तो 143 से 103 डिग्री तक पी छाया क्षेत्र बनता है, और 103 डिग्री से 103 डिग्री तक एस छाया क्षेत्र बनता है, और 143 से 103 तक पी छाया क्षेत्र बनता है। उसके बाद में आ जाते हैं स्वेस महोदय। एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बात की। उन्होंने 3 परतों की बात की। पहली ये आपको परत दिख रही है, इसको उन्होंने सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा। फिर दूसरी परत को इन्होंने सीमा कहा, और तीसरी परत को इन्होंने निफे कहा। स्वेस महोदय ने 3 परतें बताई, और सबसे ऊपरी परत जो थी वो क्रस्ट थी या भूपलपटी थी। इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक परत के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या स्वेस महोदय ने कहा। तो पहली देखते हैं सियाल। सियाल जो है सिलिका, इन्होंने बताया सिलिका और एल्यूमिनियम, 2 धातुओं से मिलकर बनी है। इन्होंने बताया कि जो सियाल है वो सीमा पे तैर रही है, और सियाल जो है, सियाल का इन्होंने घनत्व जो बताया वो 2.9 था। उसके बाद में जो सियाल है वो एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। और इन्होंने यह भी बताया कि जो सियाल का निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ। सियाल का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ, और ये जो पृथ्वी के अंदर इसकी जो चौड़ाई है उसको 50 से 300 किलोमीटर मानते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी बात की सियाल के विषय में? सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना, एसिडिक है, अम्लीय है, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कहीं ना कहीं इन्होंने लगभग सही बताया। उसके बाद हम बात करते हैं सीमा की। उसके बाद हम बात करते हैं सीमा की। सीमा जो है SIMA, सीमा जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इन्होंने बताया कि यह इस जो परत है, ये जो परत है इसको बोलते हैं सीमा। यह जो परत है इसका निर्माण
बेसाल्टिक चट्टानों से बताया, बेसाल्टिक चट्टानों से बताया। और साथ ही जो इसकी मोटाई है, साथ ही जो इसकी मोटाई है वह इन्होंने 1000 से 2000 किलोमीटर बताई। स्वैस महोदय सिलिका और मैग्नीशियम से सीमा का निर्माण करते हैं और इसका जो घनत्व है वह 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने बताया। तो ये थी सीमा के बारे में कुछ चीज़ें। सीमा को इन्होंने, सीमा जो है ज्वालामुखी का उद्गार भी इसको मानते हैं स्वैस महोदय, कि ज्वालामुखी का जो उद्गार है या लावा का उद्गार है, जो मैग्मा का उद्गार है, वो इसी को मानते हैं। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार की परत ये मानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना बेसाल्टिक चट्टानों का बताया, इसको मोटाई जो है 1000 से 2000 किलोमीटर बताई, घनत्व जो है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने बताया। और ज्वालामुखी का उद्गार का भी ये इन्होंने इसको परत मानते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं निफ़े की। तो निफ़े में स्वैस महोदय ने बताया कि यह जो है भारी तत्वों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका घनत्व जो है वो बहुत अधिक है। जो निफ़े है वो N यानी कि निकिल प्लस फेरम से मिलकर बनी है। और जो ये इसकी जो इन्होंने मोटाई बताई है वह 4300 मील, अगर इसको 6880 किलोमीटर बताई। और यह मानते हैं कि इसका घनत्व जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका घनत्व अंततः 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और लोहे का वैसे अगर घनत्व देखें, लोहे का घनत्व अगर देखें तो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये कुछ थी सियाल, सीमा, निफ़े के बारे में जानकारी। तो हमने 3 चीज़ें देखी। सियाल सिलिका और मैग्नीशियम से बना, जिसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, उसकी मोटाई जो है 50 से 300 किलोमीटर बताई स्वैस महोदय ने। और साथ ही सीमा के बारे में बताया कि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना, जिसकी मोटाई जो है 1000 से 2000 किलोमीटर की है। और उसके बाद में जो निफ़े है, निफ़े को इन्होंने सिलिका, निकिल और फेरम से मिलकर बना बताया और 4300 मील या 6880 किलोमीटर इसकी मोटाई बताई। और साथ ही इसका घनत्व जो है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बताया। आगे चर्चा करते हैं। एडवर्ड स्वैस महोदय के बाद में बहुत सारे लोगों के मत भिन्न भिन्न थे। जैसे उसमें जॉली आ जाते हैं, उसके बाद में केनिन आ जाते हैं। स्वैस महोदय के बाद में मानवीय परीक्षण, आणविक परीक्षण और विभिन्न विद्वानों के मतों के हिसाब से नई जानकारी इकट्ठा की गई। और नई जानकारी के इकट्ठा होने के बाद में एक नवीन मत प्रस्तुत हुआ, जिसमें IUGG इंटरनेशनल यूनियन जियोफिजिक्स संस्था ने एक नवीन मत प्रस्तुत किया सब वैज्ञानिकों का मिलाने के बाद में। तो इन्होंने इसमें भी 3 परतों की बात की गई। इसमें भी 3 परतों की बात की गई। पहला जो था वो क्रस्ट, दूसरा जो था मेंटल और तीसरा जो था वो कोर।
क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन्होंने भी 3 परतों की बात की और 3 परतें जो थी वो बदलते हुए घनत्व के आधार पर पी वेव्स की बदलती स्पीड के आधार पर और दबाव, इन सब को सम्मिलित रूप से 3 परतों की बात की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके विषय में हम आइए पढ़ते हैं। नवीन मतों में क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों को देखते हुए एक डायग्राम बनाते हैं। ये पृथ्वी का, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये वाली पृथ्वी थी, इसका एक हिस्सा हमने काट लिया, एक हिस्सा जो है इतना हमने काट लिया है। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसका तीनों का हिस्सा हमने काटा, यानी कि ये हो गया कोर आपका, ये हो गया मेंटल और ये हो गया आपका क्रस्ट। तो होता क्या है, पहले हम इसका नाम डाल देते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बदलती हुई भूकंपीय तरंगों की गतियों के हिसाब से इसका बंटवारा किया गया और कैसे कैसे घनत्व बदलता है, ठीक उसके हिसाब से इन सब परतों का विभाजन हुआ। तो वैज्ञानिकों ने क्रस्ट को भी, मेंटल, कोर, इन सबको भी 2-2 भागों में बांट दिया, तो हम भी 2-2 भागों में बांट देंगे। जो ऊपरी थी इसको ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं, ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाली को निचली क्रस्ट। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को ऊपरी मेंटल, निचले वाले को निचला मेंटल। ऊपरी कोर के ऊपरी भाग को ऊपरी कोर और अंतरतम कोर। अगर इनकी मोटाई की बात करें तो क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद में जो मेंटल है 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है और जो कोर है वो 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। लेकिन जो इनको घनत्वों में बदलाव है वो उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो बीच वाला है, जो ऊपरी और निचले मेंटल को बांटता है, वो 700 किलोमीटर पे। उसके बाद में ये 5150 किलोमीटर पे। इनमें पी वेव्स की गतियों में तेजी से बदलाव आता है। तेजी से कैसे बदलाव आता है? क्योंकि घनत्व जो है, घनत्व में बदलाव आ रहा है। घनत्व में क्या बदलाव आ रहा है? अगर यहाँ देखें ऊपरी क्रस्ट का देखें घनत्व तो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और निचली क्रस्ट का देखें तो 3 हो जाता है, यानी कि नीचे जाने पे देखिए घनत्व बढ़ रहा है। अगर पूरे मेंटल की बात करें तो 4 से 5 या 5.5 इसका घनत्व देखा जा रहा है और वही नीचे की बात करें तो 10 से 13 के बीच में घनत्व इसका देखा जा रहा है। अगर इनके पी वेव्स की बात करें, तो ऊपरी अगर क्रस्ट में पी वेव्स की बात करें तो पी वेव्स की जो गति है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं और वहीं निचली क्रस्ट में क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, तो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड में चलती हैं। उसके बाद में इनकी गति जो है वह तेजी से बढ़ती है, तो 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यह चलती रहती हैं। उसके बाद में ये फिर धीमे हो जाती हैं, उसके बाद में फिर तेजी से बढ़ती हैं, तो यहाँ पे केंद्र तक आते आते इनकी स्पीड 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। अच्छा, जो ये ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट ये कैसे पता चला? इनमें घनत्व के बदलाव आए, तो इसमें क्या हुआ, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो। इसको मिटाते हैं।
इसमें असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता मतलब इनके बदलाव में या डिसकंटिन्यूटी, ऊपरी और निचले क्रस्ट में ये वाला ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बदलाव आएगा ना। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, इसमें भी इन दोनों की विशेषताएं रखती होंगी और ये इन दोनों से ये भिन्न होगी। तो जो डिसकंटिन्यूटी आती है, इनको वैज्ञानिकों ने जिन जिन वैज्ञानिकों ने खोजा उन्होंने अपने नाम पे डिसकंटिन्यूटी इनका नाम दे दिया, असंबद्धता। तो पहला जो है कोनार्ड असंबद्धता, ठीक, जो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करेगी। उसके बाद में मोहो असंबद्धता, जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करेगी। फिर रेपटी असंबद्धता, जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करेगी। उसके बाद निचले मेंटल और ऊपरी कोर में क्या होगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और उसके बाद में ऊपरी कोर और निचले कोर में जो असंबद्धता रहेगी वो लेहमैन। यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में कोनार्ड असंबद्धता, निचले क्रस्ट ऊपरी मेंटल में मोहो असंबद्धता, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल में रेपटी असंबद्धता, निचला मेंटल ऊपरी कोर में गुटेनबर्ग असंबद्धता, ऊपरी कोर और अंतरतम कोर में लेहमैन असंबद्धता। अगर इसको याद ना हो तो आप एक ट्रिक लिख लीजिएगा, सीएम रोज गिफ्ट लेता है। आजकल के वैसे भी सीएम खूब गिफ्ट लेते हैं। तो सी से जो है वो कोनार्ड हो जाएगी, एम से मोहो हो जाएगी, रो से रेप्टी हो जाएगी, और गी से गिफ्ट से जी से गुटेनबर्ग हो जाएगी, और लेता में ले से लेहमैन हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में जो ये मेंटल है, इस मेंटल को बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन, ठीक, इसी में ये लो वेलोसिटी जोन कहलाता है। इसी में ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी या मैग्मा जो है वो यहीं से बाहर आता है। यहीं पे वो मैग्मा जमा हुआ है जो ऊपर की ओर बाहर निकलता है। और जो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो ऊपरी कोर है, ये ऊपरी जो कोर है वो तरल अवस्था में है, और अंतरतम जो है वह ठोस अवस्था में है, ठीक। अंतरतम ठोस अवस्था में है, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु पे आप कितना भी दबाव डाल दीजिए, एक सीमा के बाद में उसका जो घनत्व है वह नहीं बढ़ सकता है, ठीक। अगर घनत्व नहीं बढ़ सकता है, ठीक, तो वो मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो जाएगा तो तरल अवस्था में हो जाएगा, ठीक। लेकिन तरल अवस्था में ये वाला ऊपरी कोर है, निचला कोर क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पे अगर जो आप खड़े हैं और पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी चट्टानें आपके ऊपर दबाव लगा रही, तो आपको फैलने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब फैलने का मौका नहीं मिलेगा तो ये जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है, ठीक। आइए इसके बाद में एक और यांत्रिकी विभाजन है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम यांत्रिक विभाजन की बात कर रहे थे, तो इसको हम मिटाते हैं। यांत्रिक विभाजन में क्या है, पृथ्वी के यांत्रिक विभाजन की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 परतें बताई गई हैं। यानी कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर जाने पर देखते हैं तो इसमें 4 परतें बताई गई हैं। पहला जो है वो लिथोस्फीयर है, इधर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला जो है वो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल है। पहला जो है वह स्थल मंडल है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। दूसरा जो है वो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तीसरा जो है इसमें, तीसरा है पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर।
चौथा जो है वो बेरिस्फीयर है। इनकी सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। आइए सबसे पहले इनकी जो वो गहराई है या जो इनकी मोटाई है उसके बारे में जानते हैं। तो स्थल मंडल जो है वो 0 से 75 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद में 75 से 250 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जो कि अभी जानेंगे कि प्लास्टिक अवस्था में है, तरल अवस्था में है। उसके बाद में 250 से 2880 किलोमीटर तक पायरोस्फीयर पाया जाता है। और पायरोस्फीयर के बाद में 6371 किलोमीटर तक जो है वो हमारा बेरिस्फीयर पाया जाता है। तो इसमें है क्या, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जो स्थल मंडल जो है वो सियाल से बना है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है और इसका घनत्व जो है, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है, ठीक। और इसका जो घनत्व है वो 3.5 बताया गया है। उसके बाद में दुर्बलता मंडल आता है। दुर्बलता मंडल जो है वो न्यून तीव्रता वाला क्षेत्र है। न्यून तीव्रता वाला क्षेत्र है और यह जो है वो तरल अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। उसके बाद में जो इसके और दूसरा जो है, इसकी जो और क्वालिटीज़ हैं वो ये गतिक अवस्था में है। और मैग्मा का जो चैम्बर है, जो मैग्मा है वो यहीं से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद में अगर पायरोस्फीयर की बात करें तो पायरोस्फीयर जो है इसको मध्यमंडल भी कहते हैं, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर, और इसको जो है मिश्रित मंडल भी कहते हैं। और बेरिस्फीयर की बात करें तो यह निफे से बना है। इसमें लोहे जैसी धातुएं हैं, ठीक। तो एक ये स्ट्रक्चर जो है ये यांत्रिक स्ट्रक्चर है इसका, पृथ्वी की यांत्रिक बनावट के आधार पर जो इसका विभाजन है वो स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, पायरोस्फीयर, बेरिस्फीयर, इसके बारे में बात करता है। तो हमने किन किन बातों की बात की, पहला तो एक फटाफट रिवीजन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम लोगों ने 3 स्रोतों पे डिस्कस किया, अप्रत्यक्ष रूप से या प्राकृतिक रूप से। अप्रत्यक्ष में हमने 3 बातें की, घनत्व, दबाव और तापमान। तापमान की अगर बात करें तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती। यह प्रक्रिया निरंतर 100 किलोमीटर तक चलती है। 100 किलोमीटर के बाद में यह धीमी हो जाती है और 100 किलोमीटर के बाद में 100 से 300 किलोमीटर तक यह प्रक्रिया जो है वो प्रति 1 किलोमीटर की दर से 2 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी करता है। और 300 के बाद में यह दर और कम हो जाती है, 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती। अगर घनत्व की बात करें तो ऊपरी जो घनत्व है क्रस्ट का वो 2.9 है। निचली जो क्रस्ट का घनत्व है वो 3 है। उसके बाद में मेंटल में 4 से 5.5 आ जाता है। और जो पूरी पृथ्वी का है घनत्व, जो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है वो कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में दबाव की बात करते हैं तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाते हैं दबाव में बढ़ोतरी होती जाती है। और यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर दबाव, तापमान और घनत्व में तीनों में बढ़ोतरी आती है। उसके बाद में हमने सिद्धांतों की बात की। 1905 में ग्रहाणु सिद्धांत या ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन की आई और मॉल्टन ने उसको 1929 में या मॉल्टन की आई। उसके बाद में हम देखते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। उसके बाद में हमने बात की उल्का पिंड पे नहीं बात की, हाँ एक और रह गया उल्का पिंड के। जब उल्का पिंड है, उल्का क्या होते हैं, जब कोई आकाशीय पिंड जब पृथ्वी पे आता है, ठीक, तो उसके जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, अगर उसी में वो नष्ट हो जाता है तो उसका उल्का बोलते हैं। अगर वो भारी होने के बाद में
वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, पृथ्वी पे गिरता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। और जब यह उल्का पिंड पृथ्वी पे आता है तो वैज्ञानिक इसकी संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उससे भी पृथ्वी की बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हमने प्रत्यक्ष तरीके से प्रमाण जुटाए। प्रत्यक्ष में हमने भूकंप देखा, ज्वालामुखी देखा, ज्वालामुखी में हम उनके पदार्थों की जानकारी के हिसाब से हमने चर्चा की। भूकंप विज्ञान में हमने कैसे भूकंप की तरंगों की विशेषताओं के आधार पर बढ़ते घनत्व में उनकी गतियों के बदलाव के हिसाब से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न इससे संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।